चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम वैसे सबसे सिंपल और बेहद आसान टॉपिक है। लेकिन लेने की पीछे वजह है कि जब हम लोगों ने एबीसी एनालिसिस को एनालाइज किया था, तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस की थी कि इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक हर बार कंसिस्टेंट बेसिस पर 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें देता ही देता है। जब हमें पता है कि इस तरीके का 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास हर बार आता है, तो डेफिनेटली इसको हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम इसी को फ्री कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम जो आपके इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबल है, जो हमारे पास सेक्शन ई है, सेक्शन ई से इंश्योरेंस क्लेम और ब्रांच ये कंसिस्टेंट बेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्रांच भी देखिए, ये आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए पहले हम इंश्योरेंस क्लेम को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग एंट्री का झंझट नहीं है जहां कहीं बच्चा अटकता है। दूसरा, यहाँ पर ऐसी कोई आपको डिफिकल्टी नहीं मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि नहीं इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, बेहद आसान है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। इसमें एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलना है। चलिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। छोड़ने के लिए हमारे पास किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। पहले मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम जो होता है, पहले उसके बारे में समझा देता हूँ कि इंश्योरेंस होता क्या है। ठीक है, इंश्योरेंस समझाने से पहले हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां अपना काम किस तरीके से करती हैं। जैसे मान लीजिएगा, एक एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। क्या बेटा, ये एक इंश्योरेंस कंपनी। नोट नहीं करना है, जहां नोट करने की रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली मैं आपको वहां पर बोलूंगा। इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी होती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, या कहें तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां अपना काम करती हैं, सारी की सारी कंपनियां इंश्योरेंस एक्ट के अंदर पहले क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां इसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, इनको रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड बाय बाय आई आर डी ए 1999। इरडाई चाहो तो यहां पर भी लगा सकते हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इरडाई भी लगा सकते हो, चाहो तो आप इरडा से भी काम चला सकते हो, कि जो आपने सुना होगा इरडा। इरडा इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी जैसा कोई भी एक्ट करता है, उन सारी सारी कंपनीज पर इरडाई 1999 के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो प्रोविजन है, वो ऊपर अप्लाई होते हैं। एक बात तो बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया, इंश्योरेंस का समझ में आ गया। इंश्योरेंस कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं 1938 में, और इन सारी की सारी इस कंपनी एक्ट पर, इस कंपनी एक्ट को रेगुलेट कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, एक अथॉरिटी है। और उस अथॉरिटी का नाम है इरडाई। क्या नाम बेटा, इरडाई। जैसे आप देखो एनएचएआई, वो क्या होता है, जो हाईवे वगैरह बनते हैं, उनको जितनी भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उनको सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, एनएचएआई करता है। ठीक है, या जैसे हम जयपुर की बात करते हैं, जयपुर के अंदर जो रोड वगैरह बनता है, जो डेवलपमेंट का काम होता है, उस सारे के सारे डेवलपमेंट के काम को जो जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो रेगुलेट करती है। उसके अंडर में ही सारे सारे काम होते हैं। अब चाहे वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे या रेगुलर बेसिस पर दे, वो एक अलग पॉइंट है, बट रेगुलेट करने का काम कौन करता है यहाँ पर आकर के, जेडीए। सिमिलर पैटर्न पर आपके इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इरडाई काम करता है। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है, एक्ट कैसे करती है, एक्ट बाई इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं कि सबसे पहले क्या करती है, एक प्लान बनाती है, प्लान मेड, और इस प्लान को पब्लिक के अंदर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या किसी भी विज्ञप्ति के द्वारा, किसी भी तरीके से इसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम करती है। पब्लिक के पास जाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को एक मीडिएटर अपॉइंट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एजेंट। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके चाचा ताऊ मामा फूफा कोई ना कोई, पर डेफिनेटली इनके अंदर कहीं ना कोई इन्वॉल्व होगा, इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होगा। बोलते कि आओ भाभी जी आओ, कल मान लो भैया जी घर नहीं आए तो क्या होगा,
मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो लोग क्या बताते हैं, डराते हैं, डरा डरा करके वो ज्ञान देते कि ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना पैसा मिलेगा, ऐसा इतना पैसा देना है, ये होगा, 10 साल बाद इतना हो जाएगा, 15 साल बाद इतना हो जाएगा, कल कोई अनहोनी हो गई तो बाल बच्चों का क्या होगा। इन सारी बातों के लिए वो लोग क्या करते हैं, एजेंट अपॉइंट करते हैं। एजेंट ही इसको पब्लिक तक लेकर के जाते हैं, यानी कि पब्लिक जो है इन इंटरमीडिएटर के थ्रू, एजेंट के थ्रू कंपनी से क्या करती है, एग्रीमेंट करती है। यानी कि एग्रीमेंट जो होता है बेसिकली वो कंपनी और पब्लिक के बीच में होता है। लेकिन ये सारा की सारा काम करवाने का काम कौन करता है, एक एजेंट होता है जो कि उनको अपॉइंट करना मैंडेटरी है, उसको वो अपॉइंट करते हैं। मेरी बात क्लियर है? क्या मुझे बताओ, कल कोई घटना घट गई, कल कुछ हो गया ऊपर नीचे, तो क्या एजेंट रेस्पॉन्सिबल है पब्लिक के लिए? मान लो मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने प्लान ले लिया, यहां मान लो एजेंट है, एजेंट ने मिस्टर राम को कोई प्लान बेच दिया, तो क्या मुझे बताओ, कल कुछ इंसिडेंस हो गया तो क्या राम राम के लिए एजेंट एजेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है। किसके बिहाफ पर काम कर रहा है? कंपनी के बिहाफ पर। इसलिए यहां पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो यहां पर कंपनी की होगी पब्लिक के प्रति, क्योंकि ये एजेंट है, एजेंट ओनली फॉर कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है। यहां पर एजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यहां पर रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? एग्रीमेंट किसके बीच में है? पब्लिक और कंपनी। एजेंट ओनली फॉर एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? कहानी किसी को दिक्कत है? नहीं। तो यानी कि कभी भी केस ऐसा इस तरीके का बन जाए या समझ में आए, कोई पूछे क्या एजेंट रेस्पॉन्सिबल है, जैसे हमने देखा होगा सहारा का केस हुआ था। सहारा के केस के अंदर जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने पॉलिसी हमारे नाम करवाई। अब क्या हो, सारा ने फ्रॉड कर दिया, सारा का पैसा फंस गया। अब लोग उस एजेंट को परेशान करते हैं, क्या एजेंट पैसा दे सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि एजेंट रेस्पॉन्सिबल था ही नहीं कभी। मेरी बात क्लियर है? हाँ, कंपनी जब देगी, ऐसा हो सकता है कि आपके क्लेम का जो प्रोसीजर है कि भैया आप ऐसा ऐसा करो, वो आपको गाइड कर सकता है, अदरवाइज वो अपनी जेब से या वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है उस क्लेम के लिए जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने देना था। मेरी बात क्लियर आता? चलिए, ये तो बेसिक समझ में आ गया। अब हमें ये समझना है कि ये जो है ये एक प्लान देते हैं। प्लान प्लान क्या होता है? प्लान जो होता है वो एक घटना के लिए होता है। घटना का मतलब होता है क्या? बोलो क्या? जैसे मिस्टर राम था, मिस्टर राम की जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं हैं। क्या है बेटा? चिंताएं हैं। अब चिंताएं हो सकता है जीने मरने की हो सकता है कि चिंताएं हेल्थ से रिलेटेड हो, बोलो ना। हो सकता है कि आपने कोई महंगा सामान लिया है, उससे रिलेटेड संबंध हो सकता है कि आपने लोन लिया है, आप लोगों को लगता है कि मान लो मुझे कुछ हो गया था, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, तो उस केस में। यानी कि जिंदगी में जो तुम्हारी चिंताएं हैं, जो मिस्टर राम की चिंताएं हैं, उन चिंताओं को लेने का काम करता है ये। यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो एवीसी लिमिटेड है, एवीसी लिमिटेड मिस्टर राम की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को ले लेगी, और बदले में इसको इस बात का आश्वासन दे देगी कि भविष्य में भविष्य में जिस बात से डर है, उस बात से डर तुम्हें नहीं लेना, बस मुझे लेना है। आप बदले में एक अमाउंट पे करते रहो, फीस पे करते रहो हमें। और जब तुम्हें वो घटना घटेगी तुम्हारी जिंदगी में, जब वो दुख तुम्हारे जिंदगी में आएगा, तो उस दुख को तुम्हारे पास आने से पहले मेरे से गुजरना पड़ेगा। यानी कि उस दुख का निवारण आपको मैं दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इसके बदले में ये क्या ले रहा है? इसके बदले में पैसा ले रहा है, अमाउंट ले रहा है। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उस अमाउंट को हम प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रीमियम बोलते हैं। और ये क्या ले रहा है? चिंता है। इस चिंताओं को बोलते हैं इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कर रहा है, आपको इंश्योर कर रहा है कि तुम टेंशन ना लो। जिस चिंता के लिए तुम हमारे पास आए थे, हम उसका पूरा आपको क्या देंगे? निवारण देंगे। आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टेंशन अब हमारी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो टेंशन कौन कौन सी हो सकती है, उनकी बात हम बेसिकली प्रोक्सीमेट कॉज के अंदर बात करते हैं। प्रोक्सीमेट कॉज का मतलब क्या है? उसमें डिफाइन है कि ये टेंशन है, तो हम तुम्हारा निवारण करेंगे। अब मैंने बोला कि भैया देखो, मेरा घर है, या मान लो कि मैंने कोई लोन लिया है और लोन कल नहीं चुका पाया तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं लोन का इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, मैं लोन के रेस्पेक्ट में प्लान लेना चाहता हूँ। ठीक है। अब जो लोन के बारे में बातें होती है, मैंने पहले लिख दी, भैया ऐसा लोन में हुआ तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, ऐसा हुआ तो बीमारियां होती है ना,
ये बीमारियां हुई तो ये हॉस्पिटल इलाज करेगा, बोलो हाँ है ना। ऐसी सर्विसेज होती हैं, बोलो हाँ। तो सिमिलर पैटर्न पर जब आप इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो उस केस के अंदर एक प्रॉक्सिमा कॉज होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉक्सिमेट कॉज होता है। उस प्रॉक्सिमेट कॉज में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि ये घटनाएं ऐसे ऐसे होती हैं, तो ही हम रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो ही उसको हम इंडिमिनिफाई कर पाएंगे। इंडिमिनिफाई का मतलब है कंपनसेट कर पाएंगे। अदरवाइज मान लो आप कुछ घटना घट गई, मैंने बोला कि भैया मेरे दुकान में आग लग जाएगी, आग लगने से बचने के लिए मुझे नुकसान ना हो इसलिए मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो। आपने इंश्योरेंस ले लिया आग के रेस्पेक्ट में। अब वो आग के रीजन लिखे हो कि राग आग इस वजह से लगती है, तो हम रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब मान लो तुमने आग लगा दी, अब बोल रहे हो कि नहीं हम इंश्योरेंस क्लेम दो, यदि वो कॉज प्रॉक्सिमेट कॉज में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कंपनी यहां पर भी इंडेमनिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, यानी कि वो आपको कंपनसेट नहीं कर पाएगी। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? मैं लॉ नहीं पढ़ाना चाहूंगा, बस इतना समझाऊंगा कि यानी कि मैं कह रहा ये रहा हूं कि जो सामने वाले की टेंशन है, उस टेंशन की रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस कंपनी प्लान बनाती है और उसको प्लान बेचती है। यदि उस टेंशन को उसके ऊपर आती है, यदि उसको कोई टेंशन होती है उस चीज की, तो उस टेंशन का निवारण, उसको हल्का करने का काम कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी करती है। ये तो बिल्कुल मोटा मोटा सा बात हमारे सामने हो गया। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे इस सेशन के अंदर, उसकी भी हम बात करने वाले हैं कि भैया हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, हम उनकी भी डेफिनेटली बात करेंगे। अब देखिए, मैंने कुछ थ्योरेटिकल आपको चीजें यहाँ पर लिखी हैं और वो आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक एक चीज को मैंने बड़ी तरीके से एक्सप्लेन किया है और जो चीजें नोट डाउन करवाने लायक है नोट डाउन करवाऊंगा, जो मुझे लगता है यहाँ लिखवाने लायक है उनको मैं यहाँ पर लिखूंगा। पहले देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा, हम उसको पहले फटाफट से रीड आउट कर लेते क्या लिखा हुआ डेफिनेशन। हम पहले समझते कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि भैया एक कंपनी है, एक दूसरा हमारे पास कौन एक पर्सन है, कंपनी उसको इंश्योर कर रही है कि टेंशन ना लो, कि जिस चीज की तुम्हें टेंशन है उस टेंशन का निवारण मैं दूंगी, आपको टेंशन नहीं, बट बदले में क्या देना है? पेमेंट देना है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। फॉर कंसिडरेशन होता है। यहाँ देखिए, इंश्योरेंस इज ए मीन ऑफ प्रोटेक्शन, मैं आके आपकी यानी कि टेंशन को मैं ले रहा हूँ, प्रोटेक्शन आपको सुरक्षा दे रहा हूँ फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज। हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जैसे कि लॉसेज का, जैसे मैंने आपको बताया था बिजनेस डूब गया, क्या हो गया, आग लग गई, तो क्या ये क्या है सर? सर फाइनेंशियल लॉसेज है। इन विच इन एक्सचेंज फॉर ए फीस, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, फीस का मतलब यहाँ पर प्रीमियम से लिया गया है कि आपकी जो टेंशन में ले रहा हूं, जो आपको प्रोटेक्ट में, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूं, जो प्रोटेक्शन है उस प्रोटेक्शन के रेस्पेक्ट में मैं डेफिनेटली आपसे क्या लेने वाला हूं? फीस लूंगा, प्रीमियम लूंगा। ए पार्टी एग्री टू कंपनसेट अनदर पार्टी एन इवेंट ऑफ सर्टेन लॉसेज। सर्टेन लॉसेज का मतलब है जो प्रॉक्सिमेट कॉज के अंदर जो आपके लिए लिखी हुई है कि भैया इन इनकी वजह से आपको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई हम करेंगे। यानी एक पार्टी के लिए भरपाई करेगी दूसरी पार्टी, यानी एक पार्टी इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी पार्टी जो पर्सन हमसे क्या ले रहा है, अपनी रिस्क को कवर करवा रहा है। ठीक है ना? आगे लिखा हुआ है और डैमेजेज, जो भी डैमेजेज है और इंजरी, जो भी इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है, उसकी भरपाई दूसरी पार्टी, आपकी दूसरी पार्टी की यहाँ पर कंपनी करेगी। इट इज ए फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरी यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटीजेंट एंड अनसर्टेन लॉस। जो भी आपके सामने फर्क नहीं पड़ता, अनसर्टेन लॉस है या कंटीजेंट लॉस है, इसको बेसिक रिस्क मैनेजमेंट के नाम से भी हम जानते हैं कि रिस्क को मैनेज करने का तरीका है। ठीक है? एंड एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज नॉन एज इंश्योरर। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि जो एंटिटी है विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस है, जो प्रोवाइड करवा रही है, उसको बोलते हैं इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं। मैंने बोला दो पर्सन है, अभी नीचे डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो यानी कि जो कंपनी में, यहां लिख दूं, यहां पर देखो, यहां पर कौन, देखो, मान लीजिएगा यहां पर है श्री राम जनरल इंश्योरेंस। ये मिस्टर राम को ये जो प्लान है, प्लान फॉर प्रोटेक्ट लॉस बाय फायर इन द बिजनेस। ठीक है? इसके बदले में ये इसको क्या दे रहा है बेटा, बताओ? इंश्योर्ड कर रहा है फॉर लॉस, और ये बदले में क्या ले रहा है इसे बताओ? फीस ले रहा है, जिसको हम यहां पर प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमियम। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो है, ये जो है,
इसको बोलते हैं इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी को। मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इंश्योरर बोलते हैं। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, आगे क्या लिखा हुआ है? पर्सन और एंटिटी हु बाय इंश्योरेंस, जिसने प्लान वाई किया है, यानी कि पर्सन है, नॉन एज ए पॉलिसी होल्डर। यहां इस बात को बोला गया कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये पॉलिसी होल्डर है। ये कौन है मेरे बच्चे? पॉलिसी होल्डर है, इसको यहां पर इसने बोला है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, ए पर्सन और एंटिटी हु वाइज इंश्योरेंस इज नॉन एज पॉलिसी होल्डर, हाईलाइट किया हुआ मैंने। वाइल ए पर्सन एंटिटी कवर्ड अंडर द पॉलिसी इज कॉल्ड इंश्योर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि एंटिटी जो कवर किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड भी बोलते हैं। ये बात क्लियर यहां तक है? इन द अदर वर्ड, मैंने इसको अलग सिंप्लीफाई भी किया है। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है ये, ऑफ इंडेमिनिटी बिटवीन कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। इंडेमिनिटी का मतलब होता है कंपनसेटरी। आपको जो लॉस हुआ है, जितने तक का आपने उसको इंश्योर करा रखा है, उतने तक के लॉस की भरपाई आपको कंपनी करेगी। सर इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिएगा आपका बिजनेस है 50 लाख रुपए का स्टॉक है, आपने उसमें से 30 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस ले रखा है, तो कंपनी ये बोलती है कि आपने टोटल जो है, जितने परसेंट का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस केस के अंदर लॉस का भी उतना ही आपको क्या मिलेगा? उसका कंपनसेट मिलेगा। सर बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, इसको हम एवरेज क्लोज के नाम से भी आगे आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल के अंदर। बट अभी इतना समझ लो कि जितना आपको लॉस हुआ है उससे ज्यादा का आपको कंपनी भरपाई नहीं करेगी, या दूसरी तरीके से इस बात को ऐसा समझ लो कि जितना आपने कवर करवा रखा है, मान लो 20 लाख का कवर कर रखा है, लॉस हो गया 50 लाख का, तो कंपनी 20 लाख तक ही रेस्पॉन्सिबल है, 50 लाख तक रेस्पॉन्सिबल नहीं है, यदि वो प्रॉक्सिमेट कॉज की वजह से हुआ है तो। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब लीगल टर्म्स है, प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब है जिस जो जो कंडीशंस लिखी हुई थी सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तब जाकर के वो क्या करेगा? उसको इंडेमिनिफाई करेगा। मेरी बात क्लियर है? तो कंपनी और उस पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडेमिनिफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, और पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है बताया गया है। देखो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कंपनी यहां पर, तो रीइंबर्समेंट करती है, मान लो कोई लॉस हो गया रीइंबर्समेंट कर दिया, या आपको बचाने का काम करती है, कवच का काम करती है, अगेंस्ट लॉसेज डैमेज और रिस्क, पे समथिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। सिंपल फंडा, तुम्हारा रिस्क लेगा और तुमसे पैसे ले लेगा। बात क्लियर है? तो पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने, वो इसी के बारे में लिखा हुआ है, वो इसी के बारे में लिखा हुआ है। क्या करेगा बेटा बताओ? आपकी चिंताएं ले लेगा, ये हो गई चिंताएं, और बदले में पैसा ले लेगा। पैसे का मतलब है प्रीमियम, यानी कि टेंशन लेगा, पैसा लेगा। डेफिनेटली आपकी टेंशन आप उसको दे दो, पैसा आपसे आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर जो बेसिकली मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस। मैंने इसको लिखवाना इसलिए समझा क्योंकि मैं ज्यादा जिससे कि आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं उतना ही लिख रहा हूं जितना आपको लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ज्यादा के लिखाने की मैं कोशिश भी नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं जो नॉर्मली होते हैं। मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं चैप्टर में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, इतना समझ लो कि मैं लॉस की बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। बेसिकली इंश्योरेंस को यहां पर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है जीने मरने की बातें, जीने मरने की। मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं मर गया तो मेरी बेबी बच्चे रोड पर आ जाएंगे, तो मैं पहले से उनको प्रोटेक्ट करके चलता हूं कि यार ठीक है, क्या पता मान लो कि मेरे से पहले से कोई डिजीज थी या नहीं थी, बोला कि यार क्या पता जिंदगी का अपन ऐसा करते, प्रीमियम प्लान प्लान ले लेते हैं, इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवा लेते कि मैं मर गया तो इतना अमाउंट मेरी फैमिली को यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, जिससे उनको अपनी लाइफ को जीने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जीने मरने का है। तो मैंने क्या कहा है मेरे बच्चे? मैंने सिंपल एक वर्ड बोला यहाँ पर, यहाँ पर यदि जिंदगी से रिलेटेड कोई भी आपने प्लान लिया है, जहां पर जिंदगी की सवाल है, मरने का सवाल है, जीने का सवाल है, मरने के बाद क्या होगा, तो वो यहां पर आएगा। ओनली फॉर और ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस कवर इसके अंदर होते हैं। दूसरे जनरल होते हैं, जनरल का मतलब है अदर देन लाइफ, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जितने भी होते हैं, यानी कि आपके डेथ के बाद जो प्रीमियम अमाउंट जो मिलता है, क्लेम जो मिलता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी आपके पास लाइफ में होते हैं, वो सारे के सारे आपके इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था,
यहाँ देखो, ठीक है ना, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी मतलब वो इसी कैटेगरी में आती है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपके पास फायर इंश्योरेंस भी है, दूसरा मराइन इंश्योरेंस भी है, और मिसलिनियस भी है। मतलब यदि आप आग से बचने के लिए कोई भी पॉलिसी लेते हो, ठीक है, आग से कोई भी नुकसान होता है, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्लान लेते हो, तो आपको फायर इंश्योरेंस में जाएगा। आप जैसे समुद्री रास्ते से आपका जो वेजल्स के थ्रू यदि आप ट्रेड करते हो, माल आपका बाहर से आता है बाहर जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, समुद्री से ही आता है समुद्री से ही जाता है, तो जहाज डूब ना जाए, कोई प्रॉब्लम है, या आप ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, वहां पर अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर रखा है, तो आप बाढ़ से बचने के लिए, जो बाढ़ वगैरह बचने, पानी से जो बचने के लिए होता है, समुद्री तल से जो होता है, उनके अंदर ये कवर होता है। इसके अलावा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका बाइक इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस है, वो सारे के सारे आपके मिसलिनियस में कवर होंगे। मेरी बात क्लियर है? यानी कि यहां पर ओनली फॉर आग से रिलेटेड जाएंगे, यहां पर पानी से रिलेटेड जाएंगे, और इनके अलावा लाइफ, फायर और पानी के अलावा जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, वो सारी सारी मिसलिनियस इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर कवर होंगी। ये बाइफरकेशन बड़े ध्यान से समझ लेना। बेसिकली इस चीज को पढ़ाने के लिए आपके पास, जब सीए में इंटर की ग्रुप 2 में आओगे, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वहां पर एक इंश्योरेंस के नाम से एक अलग से चैप्टर है, इंश्योरेंस अकाउंटिंग। वहां पर शायद हो सकता है कि टीचर से एक्सप्लेन करते हो, बट मैंने इसको जितना हो सकता है सारा सारा मैंने आपके ओवरव्यू, जितनी आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट है उतनी मैं बात करूंगा। ये मैं नीचे आपको समझा रखा है कि इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटेड बाय इरडा, 99 में हुआ था, रजिस्टर्ड अंडर इंश्योरेंस कंपनी एक्ट। ये रजिस्ट्रेशन कब है? इंश्योरेंस कंपनी एक्ट क्या हुआ था बेटा? 1938। इरडा का कहा था 1999। मेड वेरियस प्लान फॉर पब्लिक के लिए बनाती हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट अगेंस्ट लॉसेज, डैमेज, रिस्क ड्यू टू प्रॉक्सिमेट कॉज। मैंने यहाँ पे लिखा बकायदा, ये मैं समराइज किया था इस चीज को, कि प्रॉक्सिमेट कॉज के कारण हुआ तो ही वो इंडिमिनिफाई होंगे, यानी फिर भी तभी वो कंपनसेट होंगे, अदरवाइज वो कंपनसेट देने से इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है। बहुत बार देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी नखरे कर रही है, नाटक कर देने में। नाटक तभी करती है जब उसके कॉज हुए ही नहीं है, उसका आप जो कंडीशन थी वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, लेकिन आपने क्लेम डाल दिया, तो कंपनी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंटेड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिसी टू द पब्लिक, क्योंकि मैंने बोला था कि डायरेक्टली कंपनी पब्लिक के पास नहीं जाती है, पब्लिक के पास जाने के लिए वो एक इंटरमीडियरी यानी कि एक एजेंट का काम, एजेंट को अपॉइंट करते हैं। वो एजेंट ही क्या करता है? पब्लिक से डील करता है, और पब्लिक से जाकर के वो अपनी कंपनी को वहां पर क्या कराता है? उनको बिजनेस देता है। बट इन सारे के सारे सिनेरियो के अंदर एक बात क्लियर है कि यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कंपनी की ही है, इंश्योर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर एजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एजेंट ऑल ओवर बिजनेस के लिए ही है, इसके अलावा इसका कोई भी रूल यहाँ पर नहीं है। मेरी बात क्लियर है? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, तो इस चीज को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसके अंदर जो लेने वाले हैं, ये बेसिकली मैंने क्या बनाया बेटा? बिल्कुल बेसिक दिया था आपके लिए, ठीक है। अब इसी चीज के अंदर मैं थोड़ा अब आगे लेके चलूंगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 की मैं क्या बात कर रहा हूं? अब जो बेसिकली बात करने वाला हूं, मैं यहां पर बात करने वाला हूं लॉस बाय फायर, या लॉस बाय फायर में कहूं, या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं यहां पर फायर इंश्योरेंस की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मेरे बच्चे? फायर इंश्योरेंस की बात करूंगा, ठीक है ना। इसको मैं यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए। चलो पूरे लिख पूरा कर देते हैं। फायर इंश्योरेंस, ठीक है। आपको नोट करना है, रिक्वायरमेंट नोट कीजिएगा। अब जब हम फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, मैं डेफिनेटली डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। फायर इंश्योरेंस में बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लॉस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लॉस। एक होता है डायरेक्ट लॉस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस का मतलब है प्राइमरी, फाइंड आउट, लॉस।
बिजनेस अफेक्ट दैट इज इनडायरेक्ट लॉसेज ड्यू टू फायर। एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। यहां पर हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर दोनों तरीके के लॉस को कवर किया गया है। कितने बेटा? दोनों तरीके के लॉस को कवर किया गया है। ठीक है, पहले हम डायरेक्ट लॉस की बात करेंगे, फिर हम इनडायरेक्ट लॉस की बात करेंगे। तो मैं बात करूंगा पहले यहां पर क्या बेटा, डायरेक्ट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। या ऐसा कर लो, इसको एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हो जाना, इसको ऐसे हटा लो। इसको आप ऊपर ही लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लॉस ऑफ फिजिकल असेट्स, लॉस ऑफ बिजनेस ड्यू टू फायर, या कह सकते हो आप लॉस ऑफ प्रॉफिट या इनकम, इनकम का लॉस हो गया। एक एक चीज को मैं बड़े ही प्यार से समझाऊंगा, अभी बस इतना सा समझना है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू कुछ बातों को समझना है। पॉइंट नंबर 2, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। बेसिकली अब आपका कोर्स कंटेंट स्टार्ट हो गया। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने जो आग से नुकसान हुए उस नुकसान को दो कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया। पहला ऐसा नुकसान जो आग लगे में दिख रहा था कि ये चीज अवेलेबल थी, सारी जल गई, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लॉस। दूसरा वो वाला लॉस होता है इस आग की वजह से, जो अभी जला है वो तो जला ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस आग की वजह से फ्यूचर में जो बिजनेस हम इससे करते हैं उस पर भी इंपैक्ट आया होगा। मुझे बताओ, दुकान ही जल गई आपकी, जब दुकान ही जल गई तो मुझे बताओ, नहीं लगता आपको रिनोवेट कराना पड़ेगा, खर्चा और करना पड़ेगा, खर्चा करके हो सकता है कि आपको इमीडिएटली बिजनेस को यहां से अभी इसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस पे लगाया जाए, दूसरी जगह दुकान भाड़े पर लेकर के दोबारा बिजनेस खोला जाए। तो आपको लगता है जो बिजनेस कस्टमर आपका यहां पर आता था, क्या वही कस्टमर आपका दूसरी जगह पर आएगा लोकेशन चेंज करने की वजह से? नहीं आएगा। तो आपके फ्यूचर के इनकम की जो प्रॉफिट है उसका भी नुकसान हो गया। मेरी बात क्लियर है? एक तो आपका असेट्स रखी, फर्नीचर रखा था, एसी रखा था, मशीन रखी थी, टेबल रखी थी, कुर्सियां रखी थी, सब जल गई। दूसरा, जिस चीज का बिजनेस करते हो स्टॉक, वो आपका जल गया। वो तो प्राइमरी दिख रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लॉस। एक इनडायरेक्ट लॉस, यानी कि बिजनेस में डायरेक्टली लॉस तो हुआ है, वो हुआ है, इसके साथ साथ आपको आने वाले टाइम के अंदर 3 से 4 महीने अभी भी उस चीज का लोड आएगा जिसकी वजह से आपका बिजनेस यहां से रिलोकेट हुआ है। मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो मैं अब बात कर रहा हूं किसकी बेटा, डायरेक्ट बिजनेस की। मैं डायरेक्ट लॉस की बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट लॉस में क्या क्या चीज आएगी। बेसिकली इसमें दो चीजें कवर होती हैं, एक लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक आता है, दूसरा आता है आपके पास असेट्स। असेट्स मतलब फर्नीचर है, प्लांट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एसी है, कूलर है, ये सारे जल गए जो आप उस बिजनेस में सपोर्ट करते थे। स्टॉक था वो तो जल ही गया, तो दोनों चीज आपके जल गए। अब इंसिडेंस को समझना, और इंसिडेंस को समझते हुए चीजों को क्लेम निकालना। हमें क्या निकालना है बेटे? क्लेम। क्लेम का मतलब यह है कि जब इंश्योरेंस कंपनी, आप ये समझो कि आप इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम क्लियर, आप क्लियर जो क्लेम है उसको सैंक्शन करने वाले, उसको क्लियर करने वाले आप मैनेजर हो, और आपको क्लेम पहले वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद आपको क्लेम पास करना है। आप कितना क्लेम पास करोगे वो आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा है, मान लो आपको मैनेजर बना दिया जाए, बोला भैया देखो ये हमारा है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, ये हमारे पास था माल, ये ऐसे ऐसे हुआ, आग लग गई, अब हमें क्लेम देना, कितना
क्लेम पास करोगे आप, बस उसी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, एज ए इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर के हिसाब से। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, जैसे मानो यहां पर मिस्टर राम था, यहां पर मान लो मिस्टर राम था, ये मिस्टर राम की मान लो मेहता एंड सन्स, मेहता एंड सन्स एक उसकी दुकान थी जो कि रेडीमेड गारमेंट्स का काम करती है। किसका काम करती है? रेडीमेड गारमेंट्स की। ये इसकी दुकान थी, ठीक है, ये इसकी दुकान के अंदर स्टॉक रखा था। मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना मेरे बच्चे, यदि ये बात क्लियर हो गई तो क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होगी वो बात आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने इंश्योरेंस कंपनी से प्लान ले रखा कि यदि मुझे भविष्य में आग लगती है मेरे बिजनेस के अंदर तो उसकी भरपाई आप करोगे। अब एक्चुअली में क्या है कि जो इसके स्टॉक था, मान लो यहां पर 50 लाख रुपए का स्टॉक था, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक। मेरा पहला पॉइंट जो कि आपका कोर्स कंटेंट का पार्ट है वो स्टार्ट हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। असेट्स का शायद आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट शायद एमसीक्यू में आता है तो शायद मैं उसको एक बार एक एग्जांपल देकर उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दूंगा। बट अभी आपको समझना है लॉस ऑफ स्टॉक को किस तरीके से आपको देखना है, आपको क्लेम निकालना है, उसकी चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि हमारे पास चीज है क्या। अब देखो मिस्टर राम ने क्या कर रखा है कि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, ये इसकी शॉप है मेहता एंड सन्स की। मेरी बात क्लियर है? अब इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर लग गई आग। क्या लग गई मेरे बच्चे? आग, आग लग गई। अब जब आग लगेगी तो मुझे बताओ, मान लो आपने इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी इन फुल ले रखी थी, फुल का मतलब है जितना भी था सबकी ले रखी थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी। आग लगी आपके वैसे, जब इसके अंदर आग लगी तो यहां पर मुझे बताओ आग लग गई तो मुझे बताओ इस केस के अंदर अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा? गुरुजी जितने का नुकसान हुआ 50 लाख का, पूरा की पूरा पूरा माल बच जल गया, तो मुझे बताओ अमाउंट ऑफ क्लेम भी कितना होगा? पूरा की पूरा, क्योंकि पॉलिसी भी पूरी ले रखी है, आपका स्टॉक पूरा के पूरा जल गया तो आपको क्लेम भी कितना मिलेगा? पूरा के पूरा। सेकंड एग्जांपल भी यहां सुनो, अब सेकंड एग्जांपल भी सुनो, एक एक एग्जांपल को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी यहां पर मिलती रहेगी, ठीक है। बी एग्जांपल, मिस्टर राम है, इसकी मेहता एंड सन्स बिजनेस है, ठीक है, इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, इसके पास क्या पड़ा मेरे बच्चे? स्टॉक पड़ा है। इस दिन इसके पास जो स्टॉक पड़ा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक बिफोर फायर अकर ऑफ रुपीज दे रखा था मेरे पास 11 लाख। पॉलिसी जो ले रखी है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इस केस में है इन फुल, यहां पर भी फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना नुकसान होगा पूरी भरपाई करेगी कंपनी, यहां कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर है? जिस दिन आपके दुकान में आग लगी थी उस दिन आपके दुकान में जो स्टॉक अवेलेबल, याद रखना, आग से नुकसान उसी स्टॉक का होता है जो उस दिन फैक्ट्री में अवेलेबल या जिस दिन आपके स्टॉक में अवेलेबल था। जो माल आपकी दुकान में था ही नहीं वो कभी लॉस्ट नहीं हो सकता। इस बात के भी आपको स्पेशल केसेस में लेके चलूंगा तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, बट अभी इतना समझना कि जितना आपका फिजिकली स्टॉक अवेलेबल है वो अवेलेबल स्टॉक आपके पास होगा तो उसकी ही नुकसान होगा। मेरी बात क्लियर है? तो आपकी दुकान में मुझे बताओ स्टॉक कितना था? गुरुजी 11 लाख का, तो 11 लाख का नुकसान हो सकता है,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आग लग रही थी तो मिस्टर राम, जो मिस्टर राम था, क्या ऐसे ही बैठा रहेगा? क्या ये कुछ स्टॉक जो जल रहा होगा, क्या ये यहां से भाग भाग करके, क्या भाग भाग करके इसमें पानी नहीं डालेगा, इसको बचाने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल बचाएगा। तो जब यहां पर ये आग को हटा रहा था, आग जब लग रही थी, तो इसको सेव करने के लिए कुछ इसमें से स्टॉक बच गया। सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, मान लो 1 लाख रुपीज का। आप, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जैसे आग लगी आप आग लगते देखते रहोगे, नहीं, इंश्योरेंस हो रखा है, जलने दो। इंश्योरेंस एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा होता है कि आप अपने माल की इस तरीके से रखवाली करोगे, केयर करोगे, जैसे कि आपने इंश्योरेंस करवाई नहीं रखा है। ऐसे नहीं आग लगी छोड़ दिया कि लगने दो, मेरे कौन से बाप का जाएगा, जलने दे बेटा। इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट दिया ना प्रीमियम का, करेगी भुगतान, करेगी कंपनसेट मुझे। ऐसे नहीं देखना, आप कुछ ना कुछ तो कोशिश करोगे बचाने की। मान लो आपने 1 लाख रुपए का क्या कर लिया, स्टॉक बचा लिया, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ, इस केस में मुझे बताओ, आपको आपको क्लेम कितना मिलेगा? बोलो ना, क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम। गुरुजी सिंपल है, यहां पर आपको 11 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, इसमें से आपने 1 लाख का तो बचा लिया, तो इसका क्लेम किस बात का? एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 10 लाख का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 10 लाख का क्लेम मिल जाएगा। इस बात को मैंने कैसे समझाया है, इस बात को बाद में लिखाऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं, बट आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपने पूरी की पूरी पॉलिसी ले रखी है, पूरा माल जल गया, जितना माल एक्चुअल में लॉस हुआ है, यदि पूरा आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, तो आपको पूरा की पूरा क्लेम मिलेगा, वहां किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसेप्ट को फिट कर लो, आपके जितने भी आपको मैं लिखवाने वाला हूं, सारा आपका माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। पर क्योंकि नीचे जब हम लिखेंगे तो बोलोगे सर मजा आ गया, जो हमने समझा तो वही लिखा रहे हो आप यहाँ पर, कोई भी डिफरेंट नहीं है, वही चीज नीचे लिखाने वाला हूं। एक केस और ले लो, मिस्टर राम है, मिस्टर कौन है? मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, मेहता एंड सन्स है, यहां इसने इंश्योरेंस ले रखा है। इंश्योरेंस जो है वो ओनली फॉर और ओनली फॉर, इसने ले रखा है 8 लाख रुपए का। पॉलिसी कितनी ले रखी है? 8 लाख रुपए की। यहां जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल था, स्टॉक अवेलेबल एट या एज ऑन डेट ऑफ फायर, डेट आग लगने से पहले या डेट जिस दिन आग लगी तो उस दिन आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल था वो था आपका 10 लाख रुपए का। आपके गोडाउन में जिस दिन आग लगी थी, उस दिन आपके जो गोडाउन में स्टॉक अवेलेबल था वो था आपके पास कितने का मेरे बच्चे? 10 लाख रुपए का। बट आपने जो पॉलिसी ले रखी थी, वो पॉलिसी कितने की ले रखी थी बताओ? ओनली फॉर आपने 10 लाख रुपए की। मेरी बात क्लियर है? आपने क्या कर लिया कि आग को आपने बचाने की भी कोशिश की थी, आपने गुड्स को बचाने की कोशिश की, तो कुछ आपने सेल्वेज वैल्यू यानी सेविंग इन स्टॉक आपने बचा लिया 50,000 रुपए का। अब आपसे यहां पर इंस्टीट्यूट पूछता है कि बताओ अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा। आपसे अमाउंट ऑफ क्लेम पूछा गया है। सबसे पहले यहां पर आपके इंश्योरेंस के जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इंडेमिनिफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? आपको उतना ही हम कंपनसेट कर पाएंगे जितने की आपने हमसे प्लान ले रखा है। ऐसे तो आप क्या करोगे, 50 लाख का माल था गोदाम में, आपने 20 लाख का करा लिया इंश्योरेंस, आग लगी, 50 लाख का माल जल गया, आप 50 लाख लेने आ जाओगे? आंसर बोलता नहीं, आप ओनली फॉर हमसे उतना ही प्रीमियम, उतना ही आप हमसे कंपनसेट की उम्मीद करोगे जितना आपने उसका क्या करा रखा है, हमसे आपने उसको इंश्योर करवा रखा है। यहां बात को समझो क्या बोला है, ये बोल रहा है देखो, यदि तुमने फुल क्या करवा रखा है, इंश्योर्ड करवा रखा है, तो हम आपको फुल कंपनसेट करेंगे। यदि आपने पार्शियल कंपनसेट करवा रखा है, तो याद रखना हम आपको क्लेम भी पार्शियल ही देंगे। सर बात बिल्कुल ऊपर से निकल गई, चलो हम इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल केस में बात करें तो यहां बोलता, देखो बताओ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर, कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितने का माल था गोदाम बताओ। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो था वो था 10 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ, 10 लाख रुपए का स्टॉक था, तो आपको नहीं लगता आपको 10 लाख पूरे का इंश्योरेंस लेना चाहिए था? क्योंकि जब आग लगेगी तो हो सकता है कि पूरा के पूरा आपका जल जाए, तो नुकसान भी 10 लाख होगा। लेकिन आपने अपना क्या किया, थोड़ा सियाणी बुद्धि लगाई, दिमाग लगाए। आप तो दिमागदार हो, कंपनी थोड़ी नहीं है। आपने क्या किया, ऐसा करते हैं 8 लाख का करवा देते हैं, 2 लाख का छोड़ो। ये बात आपकी चालाकी के थ्रू आपने काम किया, बट इंश्योरेंस कंपनी बोलते आहा, हमारे सामने दिखा रहे हो सियाणा, बोला टेंशन ना लो, हम भी तुमसे सियाणे। तो इसी बात को यहां पर इंश्योरेंस कंपनी बोलती कि नहीं मेरे बच्चे, यहां चीज समझनी पड़ेगी। तो बोलता कि बताओ परसेंटेज ऑफ कवर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, कितना करवाया याद रखना। हमेशा हमेशा इंश्योरेंस उतना करवाना चाहिए जितना आपके गोडाउन में माल पड़ा था। यदि गोडाउन की कैपेसिटी 50 लाख की है तो पूरा 50 लाख का करवा लो, चाहे गोडाउन में 10 लाख का माल क्यों ना पड़ा हो सकता है कि आग उस दिन लगे जिस दिन गोडाउन पूरी कैपेसिटी से भरा पड़ा हो। यदि आपने उसे कम करवाया तो डेफिनेटली इस बात की श्योरिटी 100% है कि आपको क्लेम प्रपोर्शन मिलेगा। तो यहां मतलब परसेंटेज ऑफ कवर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मुझे बताओ, आपने कितने परसेंटेज की इंश्योरेंस ले रखा था गुरुजी? 8 लाख का ले रखा था। आपको लेना कितना चाहिए था, जितना स्टॉक में माल था उस दिन का, 10 लाख का। आपको परसेंटेज निकालना है, तो मुझे बताओ क्या हो गया गुरुजी? 80%। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज उसी सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जितना स्टॉक पड़ा था उससे कम वैल्यू पे ले रखी है, तो समझ लो अब आपका एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होने वाला है। उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट, आपने यदि इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ली है तो इस बात का बेहद ध्यान रखना कि अब आपको क्लेम भी प्रोपोर्शन में ही मिलेगा, आपको 100% नहीं मिलेगा। ऊपर के ए और बी केस के अंदर मैंने आपको पूरा 100% दिया था, तो 100% आपको क्लेम मिला था, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब केस नंबर थर्ड में आ जाओ, केस नंबर थर्ड में आ जाओ, सॉरी इसी में आ जाओ ना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस, ये भी तो निकालोगे। प्रोपोर्शन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करेगा। मान लो चाहे प्रोपोर्शन आपने ले रखा है, प्रोपोर्शन के हिसाब से क्लेम आता 5 लाख का, लेकिन एक्चुअल नुकसान ही आपका 3 लाख का हुआ था। तो जो आपको मिला है एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस का ही तो प्रोपोर्शन मिलेगा। तो एक्चुअल लॉस कैसे निकालोगे बताओ? एक्चुअल लॉस निकालोगे यहां पर आकर के वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। सोप में कितना था, स्टॉक इन सोप कितना था? 11 लाख का, सॉरी 10 लाख का ना, लेस ये गुड्स आपने बचा लिया है, सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक 50,000 का। तो मुझे बताओ आपको एक्चुअल नुकसान हुआ कितने का? एक्चुअल लॉस हो गया कितने का? 9,50,000 का। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम की। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा बताओ? अमाउंट ऑफ क्लेम निकलेगा, आपको 9,50,000 का नुकसान हुआ था, पॉलिसी आपने प्रोपोर्शन 80% की करा रखी है, तो 80% का निकालो, फटाफट से निकालो एक बार कितना आ रहा है। ये आ रहा है 9,50,000 का 80%, 7,60,000 का। 7 लाख, ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हैगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनेंगे, स्पेशल केसेस भी आएगा। स्पेशल केसेस तो कुछ भी नहीं है, आप बेसिक को समझोगे तो बात समझ में आएगी। मुझे इस पूरे पैरामीटर से 3 एग्जांपल से एक बात तो समझ में आ गई कि सबसे पहले मुझे क्लेम निकालने के लिए इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन गोडाउन में माल, याद रखना, गोडाउन में माल फिजिकल कितना अवेलेबल था। मैंने कागजों में बात नहीं की, रिकॉर्ड में बात नहीं की, रिकॉर्ड में कितना लिखा है। मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि मेरे पास फिजिकल कितना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो हो सकता है कि ऐसा माल भी लिखा हुआ हो जिसका इनवॉइस रिकॉर्ड हो गया हो लेकिन माल की डिलीवरी आपके पास नहीं हुई है। ऐसा भी परचेज हो, ऐसा भी सेल हो सकता है कि आपने गुड्स अप्रूवल पर बेच दिया हो, उस गुड्स की अभी अप्रूवल नहीं आया हो, तो अपने सेल को तो बढ़ा रखा है, तो आपका उसका स्टॉक कम हो रखा होगा, जबकि वो स्टॉक आपका अभी भी कहां पर अवेलेबल है, क्योंकि वो कस्टमर के पास है। अप्रूवल आने पर उसको सेल मानोगे, तो वो स्टॉक तो जला ही नहीं होगा। तो यानी कि जब परचेज करो ये भी देखोगे कि जो माल खरीदा था क्या वो आ गया। यदि गुड्स इन ट्रांजिट है और उसकी रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्ड में तो ज्यादा दिखा रखी है परचेज, लेकिन एक्चुअल में आपका फिजिकल स्टॉक आया ही नहीं है। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, ये कसम खा लो इस बात की कि आप सबसे पहले क्लेम की कैलकुलेशन करने के लिए इस बात को जानोगे कि जिस दिन दुकान में आग लगी थी, जिस दिन बिजनेस में आग लगी थी, उस दिन आपके दुकान में कितने की वैल्यू का आपके पास स्टॉक अवेलेबल था, फिजिकली अवेलेबल था। इस बात का बेहद याद रखना। आप रिकॉर्ड में नहीं, रिकॉर्ड को साइड में लगाओ, आप एक्चुअल देखो, एक्चुअल फिजिकली कितना था। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ है। तीसरा पॉइंट आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रपोर्शन ले रखी हो, प्रोपोर्शनेट ले रखी हो, क्योंकि आपके लिए यहां पर इंडेमनिफाई एवरेज क्लोज लगता है। यदि आपने पॉलिसी पार्शियल ली है तो क्लेम भी आपको पार्शियल ही मिलेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है क्या? ये सारी बातें समझ में आ गई हो तो फटाफट फटाफट से मैं कुछ चीजें स्टेप्स में दिखाऊंगा, वो चीज लिखनी है। अभी मेरी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर नहीं आने वाला, अभी चीज को और फंडामेंटली समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा आपका माइंड ओवरफ्लो ना हो जाए, इतनी ही बात को आज समझाऊंगा। और जो मैंने अभी आपको समझाया है 3 एग्जाम्पल में, इस पूरी की पूरी कहानी को मैं आपको नीचे क्या कर दूं मेरे बच्चे, आपको नोट करवा देता हूं, ठीक है ना? फटाफट फटाफट से नोट कर लो, ये फटाफट से नोट करना है आपको। और यही हेडिंग है हमारी, और हेडिंग के अंदर देखिएगा, फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, ये हेडिंग डली हुई है, स्टॉक के केस में है, सारा सारा ये स्टॉक के केस में है। तो फटाफट से लिखेंगे यहां पर हम, स्टेप नंबर 1 क्या हो रहा है इसमें यार। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर। आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? स्टॉक निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकलेगा इसकी चर्चा में, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दूंगा, लेकिन अभी आप समझ लो बस ओनली फॉर, यहां में क्या बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अभी नोट करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया और आपके माइंड को थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उतना ही आपको समझाऊं जितना आपका माइंड अभी कैप्चर कर पाए, ठीक है ना? क्योंकि इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग चलेगी। मेमोरेंडम कुछ भी नहीं होता, एज इट ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको शानदार रखनी है। ओपनिंग बैलेंस टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज चाहो तो ब्रैकेट लिख लो नेट बाई सेल्स, ये भी नेट आएगी। और यहाँ का टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये रेट गिवन होगी, गिवन और कैलकुलेटेड डिपेंड करेगा। ठीक है ना, ये आपको आ जाएगा स्टॉक एट डेट ऑफ फायर। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो ना। पूरे डायग्राम को इतना प्यार से समझाऊंगा कि आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि बना कैसे है। बिल्कुल टेंशन ना लो आप। ठीक है, ये रहा, या नोट लगाओगी साथ के साथ। इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज नॉट गिवन फॉर करंट ईयर, देन कंसीडर प्रीवियस ईयर। इफ मोर देन rates, then calculate एवरेज रेट ऑफ जीपी। देखो मैं क्या कि एक्चुअल में इसको फास्ट ट्रैक की तरह ले रहा हूँ। एज इट रेगुलर लेता तो उसको हर सिनेरियो में लिखवा करके चलता, चीज को एक ही चीज को क्लियर करके चलता, क्योंकि टाइम की थोड़ी भी शॉर्टेज है। इसलिए बात को मैं कहूंगा ज्यादा, लिखवाऊंगा बड़ा कम। लेकिन उसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है। आपको कोई बात ऐसी लगती कि नहीं ये हमें याद रखने लायक है और मैंने बोल दी लिखवाई नहीं, तो आप उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्जिन पेज पर या किसी रजिस्टर में लिख लीजिएगा कि ये आपके काम के पॉइंट है। ठीक है, क्या बोला गया, क्योंकि मेमोरेंडम आपका हमेशा साल के बीच में बनता है, ये बात आप जानते हो। आपका ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा बनता है एंड ऑफ द डेट, जब आपका एंड ऑफ द क्लोजिंग है तब आता है। जैसे कि 31 मार्च, मान लो आग जरूरी थोड़ी ना कि आपका आग उस दिन लगे जिस दिन आपका क्लोजिंग हो रहा है। बोलो हाँ या ना। आपका क्लोजिंग बीच में होगा, मान लो कि 1 अप्रैल को आग लग गई तो क्लोजिंग तो 31 मार्च को खत्म हो गया। तो 1 अप्रैल को क्या करोगे, अब ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो फाइनल अकाउंट। अब क्या करोगे, उसको ओनली फॉर रफली बनाओगे। उस रफली जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम। मान लो 15 जून को आग लग गई, तो यानी 1 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बट वो ट्रेडिंग अकाउंट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम, उसी के लिए बनाएंगे। तो वो प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, लेकिन मेमोरेंडम के नाम से बोला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वैसे बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें मेमोरेंडम के आधार पर चलना है। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, चीजों को धीरे धीरे एडवांस बनाऊंगा। शुरू के 2 या 3 सेशन मेरे बिल्कुल डेफिनेटली बैकग्राउंड पर होंगे। एक बार बैकग्राउंड आपकी समझ में आ गया, फिर समझ लो आने वाले 2 सेशन फिर से फटाफट से आपको प्रैक्टिकल आराम से कर पाओगे। चलिए, अब देखो ये हो गया फटाफट से। क्या हो गया मेरे बच्चे, आपने निकाल लिया वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। आप एक्चुअल लॉस निकालोगे भैया, एक्चुअल लॉस हुआ कितना है। और एक्चुअल लॉस कैसे निकालोगे बताओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर, जो स्टेप नंबर बनवाई थी, लेस कर दोगे सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो आपने बचा लिया भाग दौड़ करके, जो आएगा वो आएगा एक्चुअल लॉस। ठीक है, और इसके बाद जो निकलेगा स्टेप नंबर 4,
सॉरी, थर्ड है ना, थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉलिसी। ये मैं कहूं तो, या मैं कहूं तो क्या, एवरेज रेट ऑफ क्लेम, एवरेज रेट ऑफ क्लेम, क्लेम की क्या रेट होगी, कैसे निकालो बेटा बताओ, परसेंटेज ऑफ क्लेम, यहां लिखोगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जितने की पॉलिसी ले रखी है, पॉलिसी लेनी चाहिए थी, इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितने की लेनी चाहिए थी, और परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे। मेरी बात क्लियर है, जितने की ले रखी है, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट जो आपने ले रखा है, कितने की लेनी चाहिए थी, जितने का आपका स्टॉक अवेलेबल था दुकान में जिस दिन आग लगी थी, मैं कहूं तो स्टेप नंबर 1 की वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ पॉलिसी। और स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा मेरे बच्चे, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा बताओ, एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई बाई एवरेज रेट ऑफ क्लेम। अब जो मेरे ऊपर एग्जाम्पल दिए थे, अब उनको आराम से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हमने जो बातें ऊपर पढ़ी थी या जो हमने एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल से आराम से रिलेट होगा। बात यही खत्म नहीं होने वाली, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया मैंने आपके लिए। अब चीज को मैं थोड़ा सा एनालाइज करवाना स्टार्ट करूंगा। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कहानी, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अब आपसे इससे आगे आपको थोड़ा सा माइंड को बिल्कुल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं, और उसी कहानी के साथ फिर मैं धीरे धीरे चीजों को बढ़ाता हुआ चलूंगा यहां से। चलिए, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। यहां से ले लेता हूं मैं क्या बेटा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स फॉर कंसेप्ट, बिल्कुल बेहतरीन, टेंशन ना लो आप, मजा आ जाएगा आपको। मैं चीजों को बड़े डायग्राम के थ्रू समझाता चलूंगा, आपको बातों को समझते हुए चलना है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेरे पास टाइमलाइन है, ठीक है, ये मेरे पास टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर क्या है, ये 15 जून 2025 है। चलो वैसे लिख लेते हैं, कोडिंग में लिख देते हैं इसको अपन, 15/6/25, ये 31/3/25, और ये है 1/4/24। ये हमारे पास डेट दे रखी है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते चलना, और चीजों को आराम से अपन कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। यहां पर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोला गया कि यहां पर जो स्टॉक था 1 लाख का था, ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्रीवियस ईयर है, और ये आपका करंट ईयर है। इस प्रीवियस ईयर में आपने टोटल स्टॉक परचेज किया था 15 लाख का, आपने बेच डाली थी इसके अंदर 5 लाख रुपए की, आपने सेल्स डाली थी इसके बीच में, आपने सेल्स डाली थी 25 लाख की, ठीक है, और रेट ऑफ जो जीपी था
@25% ऑन सेल था, 25% ऑन सेल। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको रेट ऑफ जीपी हमेशा करंट ईयर की लेनी, जो इस साल जो हम चल रहा है, यानी इस साल जो ईयर चल रहा है, इस साल हमारे जीपी की रेट क्या वही आपको लेनी है। सर, जो बच्चे पढ़े हुए हैं बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ, आपको जो ऑलवेज ऑलवेज हमेशा हमेशा करंट ईयर की ही रेट लेनी, जिस साल आपकी आग लग रही है उसी फाइनेंशियल ईयर की आपको रेट ऑफ जीपी लेनी है। बोले गुरुजी हम तो प्रीवियस ईयर की कंसीडर करते हैं, वो बताऊंगा कब करते हैं। अदरवाइज आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे करंट ईयर के, तो आपको हमेशा हमेशा करंट ईयर की ही रेट ऑफ जीपी लेना है, कभी भी प्रीवियस ईयर को फॉलो नहीं करना है। यदि करंट ईयर के रेस्पेक्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि रेट ऑफ जीपी कितना रहेगा, तो हम इस बात को मानते हैं इन एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन की जो प्रीवियस ईयर में कमाया है वही हमारा इस साल का होगा। हम अदरवाइज तब मानते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अदरवाइज हमारे पास ट्रेंड दे रखा है कि नहीं भैया हमारे पास इस साल इतनी हमारी एक्सपेक्टेशन कमाने की थी, तो आपको वही कंसीडर करनी जो आप करंट ईयर की कंसीडरेशन एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है। मेरी बात क्लियर है? चलिए अब देखो, रेट ऑफ जीपी दे रखा है, बोल रहा है कि यहां पर जो स्टॉक जो यहां जो वो था क्या, परचेज जो थी, इसकी भी जो परचेज आपने की है वो की है आपने 5 लाख की, सेल्स जो की है आपने की 10 लाख रुपए की। ठीक है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी में लिख देता हूं, या लिख लो सेल वेज वैल्यू 25,000। अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे रखिए, मान लेते हैं आप पास 1 लाख रुपए की है, आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है। अब इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब हम पूरे एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना कि इस दिन जो हमारी आग लगी है, इस दिन जो हमारी आग लगी है, इस दिन इस दिन स्टॉक कितने का था, पहले हमें यही पता लगाना है। इस स्टॉक को निकालने के लिए हमारे पास यहां का क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा होगा, बोलो ना। यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम यहां से यहां चल करके हम यहां पर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको डेफिनेटली इसी के नीचे समझा रहा हूं। नहीं हुआ? हम्म, एक सेकंड रुको। चलो, नहीं आया? चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता, नहीं आया तो। अच्छा वहीं तक आएगा वो। चलो यार, कुछ ऐसा हो गया, क्वेश्चन नीचे हो गया। चलो मैं उसको ऊपर समझाता हूँ ना आपके लिए, यहीं पर समझाने के लिए ओनली फॉर। आपको नहीं लगता कि इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं? कैसे? गुरुजी देखो, यहां पर जो स्टॉक अवेलेबल था, कहूं तो ओपनिंग स्टॉक, जितना मैंने परचेज किया वो ऐड कर दूं, और जितना मैं सेल किया वो हटा दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इस दिन कितने का स्टॉक था। बट याद रहे ये एट कॉस्ट पर होगा, क्योंकि सेल में से जीपी हटाना पड़ेगा। क्योंकि जीपी जो कॉस्ट होती, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो आपका हमेशा एट कॉस्ट पे होता है। तो सेल जो लोगे वो भी कॉस्ट पे लोगे, परचेज कॉस्ट पे होती है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज होता ही है, तो अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक निकल करके आ जाएगा। आप देखोगे सोचोगे तो आपको नहीं लगता है ट्रेडिंग अकाउंट ही है एक तरीके का? बोलो ना, ट्रेडिंग अकाउंट ही है एक तरीके का, बोलो। क्लियर है कहानी तक? यदि ये चीज हमें पता है तो हमारे लिए बेहद आसान काम हो जाएगा। तो इसी चीज को निकालने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यहां पर हमारे पास स्टॉक कितने का अवेलेबल है, और उसमें जो परचेज हुआ वो ऐड कर दूंगा, और जो सेल हुआ वो लेस कर दूंगा। अल्टीमेटली जो निकल करके आ जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जिस दिन हमारे आग लगी है। बहुत सिंपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। लेकिन मुझे यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। क्या इस इंफॉर्मेशन में पिछले साल में क्या मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। गुरुजी आंसर में तो नहीं है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में तो नहीं दे रखा। तो हमें पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर निकालना पड़ेगा, जिससे हम इस साल का उसको ओपनिंग स्टॉक पर लेकर के जाएं। तो चलिए, तो क्या मैं इस चीज को पहले कैलकुलेट नहीं कर सकता यहां पर आकर के? मैं पहले स्टेप्स पर आने से पहले चीजों को यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आंसर क्या कर रहा हूं बताओ?
देखो स्टेप बढ़ेंगे और घटेंगे, लेकिन मेजर स्टेप ऊपर के 4 ही हैं। लेकिन आप 4 स्टेप पर आने के लिए पहले आपको बेस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो आप करंट ईयर का ट्रेडिंग मेमोरेंडम कैसे बना सकते हो? क्योंकि आपको यदि वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है ये, तो पहले ये पता लगाइए शुरू में सामान कितने का था, परचेज सेल तो दे रखी है, लेकिन ये निकलेगा तभी तो ये निकलेगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। चलो, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2024 और 25। और इसके लिए आप क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। चाहो तो आप ऐसा कर लो, क्या बताओ, मैं यहां ले लूं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेज, और माइनस कर दोगे सेल्स, बट एट कॉस्ट पे लोगे, तो जो निकल करके आएगा आपका, वो आपका स्टॉक आ जाएगा। इतना पड़ा था, इतना खरीदा, इतना बेच दिया, जो बचा वही क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितने का, 1 लाख रुपए का, तो मैंने यहां लिख डाला 1 लाख रुपए, मैंने यहां लिख डाला 1 लाख रुपए। परचेज दे रखी 15 लाख की, बिल्कुल, 5 लाख की बेचेज है, स्टॉक बढ़ जाएगा। 5 लाख बेच है तो इससे भी स्टॉक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सेल्स दे रखी है 25 लाख की, बट प्रॉफिट की रेट भी दे रखी है कितने की, 25% सेल की। तो यहां पर लोगे 25 लाख, लेकिन माइनस कर दोगे 25% ऑफ 25 लाख, कितना बताओ, 25 का 25%, 6,25,000। तो 6 25 से हटा दोगे 25 में से ना, एक सेकंड रुको ना यार, -25%, 18,75,000। तो बताओ कितने का बच गया? 1 लाख का वो है, 15 लाख का वो है, प्लस 5 लाख का परचेज है, और सेल हटा दी मैंने 18,75,000 की, तो मेरे पास बच गया 2,25,000 का। आप चाहो, यकीन ना हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो आप, ऑप्शन के लिए दे देता हूं आपको, जिससे आपको टेंशन ना रहे। ठीक है, चाहे तो ये ले लो आप, ट्रेडिंग अकाउंट आपकी जो इच्छा हो। आप ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ज्यादा यूज करना, क्योंकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। आप हो सकता है यहाँ पर डगमगा जाओ स्टेटमेंट के अंदर, वो मुझे डर लगता है। ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 1 लाख रुपए का। टू परचेज, टू वेजेज, ठीक है। 1 लाख है, 15 लाख है, 5 लाख है, टू यहाँ जीपी आता ही है, तो 25 लाख का 25% है, तो 6,25,000 आ गया। यहाँ पर बाई सेल्स है ये, कितने की, 25 लाख की, और बाई स्टॉक आ जाएगा बैलेंस फिगर से। ये तो चाहिए था मुझे, तो निकाल लो कितना हो गया, 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 15 लाख प्लस 6,25,000, 27,25,000। 27 25 - 25, 2,25,000। मेरी बात के लिए ये और ये सेम है, आपको जो इच्छा लगे आप वैसा करना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2,25 आ गया। अब देखो, यदि हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक आ गया 2,25,000, तो मेरा अब काम आसान हो गया। परचेज बताओ कितनी बेटा, 5 लाख की, बेजेज है नहीं है, सेल्स दे रही 10 लाख रुपए की, 10 लाख में से 25% हटाना, क्योंकि रेट 25% करंट ईयर की नहीं दे रखी है, इसलिए प्रीवियस को फॉलो कर रहा हूं, तो 2.5 लाख, तो हो गया 7.5 लाख। तो कितना आ रहा बताओ, इसको बढ़ा लू कि मैं एक बार, इसको एक बार 6 लाख कर लेता हूँ ना, 6 लाख कर लेता हूँ।
तो हो गया 2,25,000 प्लस हो गया 6 लाख माइनस सेल हो गई आपको कितने की, 7,50,000 की, 75,000 का। तो जिस दिन आग लगी थी दुकान में उस दिन स्टॉक पड़ा था आपका कितने का, 75,000 का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसी चीज को मैं नीचे लिख रहा हूं बस। अब आपके स्टेप वो स्टार्ट हो गए जो आपको चाहिए थे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक वैल्यू ऑफ एट डेट ऑफ फायर। इसके लिए आपको पता हम क्या बनाते थे, मेमोरेंडम ना। ऊपर मैंने स्टेटमेंट बनाया है क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है वैसे पता हो और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी ना पता हो। तो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता हो वो मेमोरेंडम या कहूं तो ट्रेडिंग अकाउंट बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि आपको फिक्स फॉर्मेट मिल जाता है तो आपको शांति मिल जाती है। कंसेप्ट वाली बातें आपके दिमाग में इजीली जाती नहीं है, इसलिए आप फॉर्मेट वाला ज्यादा यूज करके चलना। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। अब ये मत बोलना सर एलएफ का कहाँ गया, है ना। ऐसी बातें मत बोल देना मेरे से, नहीं तो दिल में दर्द होने लग जाएगा मेरे बच्चे। चलो, ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला था 2,25,000 का। परचेज हमने की थी इस पीरियड के बीच में 6 लाख रुपए की। सेल्स हमने की थी इसके बीच में कितने की, 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख रुपए की। और 2 GP रेट दे रखी 25%, तो 10 लाख रुपए है। सेल का 25% हो गया 2.5 लाख। यहां जाएगा वाई स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी थी। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से। तो आ रहा था हमारा 75,000। देख लो, 2,25,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,50,000, तो 10,75,000। ये हमारे पास आ गया स्टॉक। ठीक है, स्टेप नंबर आ गया 3। अब वो स्टेप चालू हो गया हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो एक स्टेप बढ़ गया था क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा था। वो स्टेप तब तब बढ़ेगा जब जब आपके क्वेश्चन में या तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है या फिर आपका प्रीवियस ईयर की रेट ऑफ जीपी नहीं दे रखी है। यदि करंट ईयर की रेट ऑफ जीपी दे रखी है तो हमें प्रीवियस ईयर की जीपी का कोई रिलेवेंसी हमारे लिए नहीं रह जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं दे रखी है तो हमें प्रीवियस ईयर की जीपी की रेट भी निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बढ़ाया था। बट वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए था। यदि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो जीपी मिसिंग होगा, जीपी मिसिंग है तो फिर जीपी दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालना मुझे बताओ, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर। कितना था मेरे बच्चे, 75,000 का। लेस कर दो सेल्वेज वैल्यू। हमने कुछ माल बचाया था, कितने का बचाया था बताओ। हमने बचाया था 25,000 का, 25,000 का, तो 25,000। तो मुझे बताओ कितना हो गया, 50,000 का एक्चुअल लॉस हो गया।
एक्चुअल लॉस हो गया 50,000 का, है ना। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ क्लेम, या कहूं तो परसेंटेज ऑफ पॉलिसी। इस केस में देखो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की करवा रखी है? गुरुजी 1 लाख की करवा रखी है। स्टॉक में कितने का माल पड़ा था जिस दिन करवानी चाहिए थी? 75,000 की, इंटू 100। इस केस में देखोगे तो आपने पॉलिसी ज्यादा की करवा रखी है। 1 लाख डिवाइड बाई 75,000, आपने 133% करवा रखा है। तो मुझे बताओ, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। आपको क्लेम का अमाउंट निकालना है। आपको अमाउंट का क्लेम का अमाउंट निकालना है। तो मुझे बताओ, क्लेम एज पर एवरेज रेट ऑफ क्लेम, बताओ कितना आएगा मेरे बच्चे? सर 50,000 नुकसान हुआ, 133%। यार 66,667 का। दूसरा, एक्चुअल लॉस, इसको नोट मत करना बिना। एक्चुअल लॉस कितने का मेरे बच्चे बताओ? कभी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल लॉस 50,000 का हो और क्लेम तुम 66,000 का ले जाओ? बोलो, हो सकता है क्या? अरे बताओ ना। नहीं हो सकता। इंडेमनीफाई यही बोलता है, आप प्रोपोर्शनेट तब लगाओगे ना कम के केस में, ज्यादा के केस में थोड़ी ना होगा। ज्यादा के केस में नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। मैं उन आर्गुमेंट्स पर डिस्कस नहीं करूंगा, ऐसा क्यों होता है, इसके बड़े कंसेप्ट है, बड़ी गहराई है इसके बीच में, कि ज्यादा के केस में अलाउ क्यों नहीं किया जाता और कम के केस में क्यों किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि बात समझ लो कि यदि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर से ज्यादा की ले रखी है, तो उस केस में आपका एवरेज क्लोज की रेट अप्लीकेबल नहीं होगी। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर लिख लो चाहो तो, इन दैट केस एवरेज क्लोज सेल नॉट बी एप्लीकेबल। मेरी बात क्लियर है? यहां नहीं होगा मेरे भैया, यहां नहीं होगा। ये तभी लगेगा जब आपका स्टॉक जिस दिन दुकान में पड़ा था उससे कम की पॉलिसी ले रखी है, उस केस में लगा था। इस समरी को भी लिखाऊंगा, इस समरी को भी लिखाऊंगा। तो इस केस के अंदर हम कहेंगे यहां पर आकर के, जब ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो इस केस के अंदर दैट इज देयर फोर अमाउंट ऑफ क्लेम नॉट मोर देन एक्चुअल लॉस, दैट इज आपको मिल जाएगा 50,000। तो यहां पर इस सारी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो आप इस वाले को लिख लो, इसको यहां से हटा दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, चाहो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो, इन द above क्वेश्चन एवरेज रेट ऑफ क्लेम मोर देन मोर देन
from 100%, that is average clause will not be applicable, will not be applicable, सुन मत करना, सेल मत करना, बिल करना, will not be applicable, क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम एक्चुअल लॉस, दैट इज कितना हो गया बेटा, 50,000 का, ठीक है। कहानी आ गई यहाँ पर आकर के। एवरेज क्लोज कब लगेगा कब नहीं लगेगा इसके बारे में भी बात करूंगा, बट अभी इतना समझ लो कि एवरेज क्लोज तभी लगता है जब आपके पास क्या आता है, ईयरली क्लोज चाहो तो, एवरेज क्लोज, एवरेज क्लोज व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर, एप्लीकेबल। और नीचे आएगा अमाउंट ऑफ क्लेम, कैसे आएगा बेटा बताओ, अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि मैं कहूं तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंश्योरेबल अमाउंट इंटू 100, इससे निकलेगा, ठीक है। व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इक्वल और मोर देन, इक्वल और मोर देन वैल्यू ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर, उसके अंदर नॉट एप्लीकेबल। और अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा एक्चुअल लॉस, क्लियर है? आपको ऊपर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है इतना है, तो एक नोट लगाओ कि भैया यहाँ पर ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो यहाँ पर एवरेज क्लोज लगेगा और एवरेज क्लोज नहीं लगेगा। मेरी बात क्लियर है? अप्रोक्सीमेट कॉज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है किसी चीज में तो डेफिनेटली आप मुझसे यहाँ तक पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का डाउट है तो, होना नहीं चाहिए, और है तो डेफिनेटली मेरे साथ आप बेटा डिस्कस कर सकते हो। अब आपको मैंने पहले बोला था ऑन एन एवरेज वीक में आपको 7 आवर्स की क्लास मिलेगी मिलेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रत्येक इंटरवल पर मिल जाए, या हो सकता है एक दिन छोड़ के दिन मिल जाए, हो सकता है रेगुलर बेसिस पर मिल जाए, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है कभी टाइम नहीं मिलता, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता मैं, लेकिन ये जल्दी ही आपको लाइव प्रोसेस पर मिलेगा। तो यही आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग ब्रांड एकेडमी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, वहाँ कनेक्ट करें, और क्योंकि टेस्ट सीरीज लेनी है तो डेफिनेटली आपको वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितने भी दोस्त हैं। इस बात की मैं पहले आपको अनाउंसमेंट डाल चुका हूं कि आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस कराने की मेरी गारंटी है, और आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ। आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर के डिस्कस कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप वहां पर भी जाकर के चैट बॉक्स में डाल सकते हो, क्योंकि आपको अपनी क्वेरी को इमीडिएटली रिजॉल्व करना है। और यदि आप लोग क्लास प्लस जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पर ऐड ऑन हो जाते हो, तो जिस दिन आप ऐड ऑन हो जाओगे उसके बाद हम एक ऐसा सेशन रखने स्टार्ट कर देंगे जब आपके लिए संडे सैटरडे को 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो हम
1 to 1 बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उस बात को रियलाइज ना कर पाओ कि हम एक रिकॉर्डेड या ऑनलाइन या बेसिक क्लास ही ले रहे हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम एकदम बिल्कुल फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं। उसके लिए हम आपकी पूरी कोशिश रहेगी। रिजल्ट आपका बेहतरीन आएगा, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। और बाकी टीचर से हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, बाकी भी आपसे कनेक्ट करेंगे, बाकी भी क्लास स्टार्ट करेंगे। बट अभी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बने रहिए ब्राइट एकेडमी के साथ और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले मेरे बच्चों। आप लोग बड़े कमेंट कीजिएगा, आपकी ही जो आपका ये एप्रिसिएशन है यही हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ये मोटिवेशन है आपको कोर्स कंटेंट में क्वालिटी, जितना आप हमें मोटिवेशन दोगे डेफिनेटली क्वालिटी उतनी बेहतर, उतने एफर्ट्स हम डालने में हमें भी थोड़ा सा एंजॉय फील होगा। क्योंकि आप चाहते हो कि बिना हम लाइक, बिना सब्सक्राइब, बिना कमेंट के हो जाए तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, अभी हमने इसका बेस किया है, एक दो एग्जांपल और लेंगे, देन उसके बाद हम सीधे स्टडी मैट पर आएंगे, क्योंकि हमें स्टडी मैट से एक दो क्वेश्चन भी करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीधे आएंगे टॉपिक को खत्म कर दो। मैंने पहले बोला था कि जो हमारा स्टडी मैट है उस स्टडी मैट के अंदर मैंने आपको हर चीज कवर की हुई है। फिर वापस से मैं बता देता हूँ, जो स्टडी मैट है हमारा वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, 100% CMA ओरिएंटेड है, जिसमें आपका ICMAI का स्टडी मैट है, आपकी वर्कबुक है, RTP है, MTP है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी रखे हैं। इसके अलावा कुछ नेसेसरी क्वेश्चन जो पुराने सिलेबस के हैं, मुझे लगता है कि नए सिलेबस में उस सिनेरियो को क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, तो मैंने उन क्वेश्चन को भी कवर किया है। और यदि नहीं किया किसी टॉपिक के अंदर, तो डेफिनेटली जो मेरी नोट्स फाइल है, ये जो मैं नोट्स फाइल जो कैरी करके चल रहा हूँ आपके लिए, मैं इस नोट्स फाइल के अंदर उनको भी यहाँ पर कंसीडर करता हुआ चलूंगा। मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे बच्चे पूछ लेना। यहाँ तक आपको संकोच करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नोट्स फाइल बड़ी प्यारी है आपके लिए। आप जिस तरीके से चल रहे हो, आप उसी प्रेजेंटेशन के साथ आपको चलना है, ब्राइट एकेडमी के साथ आपको बने रहना है। आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप ऐसा समझो यार गुरुजी तो यूट्यूब पर पढ़ा रहे, क्या हुआ, हमारे को डाउट नहीं ले, नहीं मेरे बच्चे लूंगा, बट मुझे टाइम मिला मैं जैसे ही आपके डेफिनेट लूंगा। या फिर हम एक पर्टिकुलर डेट के बाद या टाइम के बाद हम एक ऐसा सेशन रख लेंगे जब आपके डाउट, उसी पूरे सेशन के अंदर हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। बट आपको इसी बात के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहो कि बिना हम एप्लीकेशन के एक्सेस के सारी बातें करें, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब तक आप हमें मोटिवेशन नहीं दोगे तब तक शायद हमारा भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार क्या खामा काम कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रॉपरली है, जून अटेम्प्ट वाला बच्चा भी देख सकता है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक के साथ।